आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। और अभी हम दादा छोटू राम धाम सापला यानी कि उस किसान नेता के स्मारक के नीचे यहाँ एक साल से जहाँ धरना चल रहा है वहाँ पे हाजिर हैं। जिस दादा छोटू राम का नाम लिए बगैर किसी भी किसान नेता का भाषण पूरा नहीं होता, कोई जयकारा पूरा नहीं होता। और जो तस्वीर जो ऊंचा कर दिखाई दे रहा है, इससे बड़ी शख्सियत उस किसान नेता की है जिसने अपने मन में किसान की वो पीड़ा दबा के रखी। इतने कानून किसानों को बनाए, अपने अंतिम समय में भी जब वो बिस्तर से उठ के गिर रहे थे तब भी एक मंशा थे कि मैं एक जाते जाते कानून किसानों के लिए और बना जाऊं। तो इसी शक्ति सतल से जहां किसानों ने 22 तारीख को एक यहाँ पे सरव खापी है जिसमें युवा भी किसान नेता भी, एक यहाँ पे महापंचायत बुलाई गई है और 10 बजे के करीब यहाँ लोग जुटना शुरू होंगे और 11 बजे से वो लंबे समय तक चलेगी, जिसमें अब की बार भाषण ना हो के एक मंथन उन पे चलेगा मुद्दों पे। और यहाँ के जो मुद्दे हैं अग्निवीर यानी कि अग्निवीर जो योजना थी, अब फीडबैक ये आने लगे हैं कि वो बच्चे जो 4 साल के लिए थे वो अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़ के वापस आने लग रहे हैं, जैसे हुड्डा साहब ने संक्षेप में बताएंगे। और दूसरा मुद्दा ये है कि एमएसपी कानून किसानों के लिए जीवन रेखा है, हर किसान का उसके बगैर अस्तित्व नहीं। लेकिन किसान नेताओं के लिए कहीं ना कहीं ये ट्रैवलिंग बस की टिकट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किसान नेताओं ने आज तक एमएसपी कानून पर निराश किया है, लेकिन कुछ यहाँ पे किसान चेहरे ऐसे हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पे भी उन्होंने किसान का स्वाभिमान और पताका नीचे नहीं डालने दी। और उसके बाद जैसे प्रदीप धनखड़ जी अपनी शहादत दे गए एमएसपी कानून पे, इसी तरह से प्रदीप हुड्डा गाँव जाके लोगों को जागृत कर रहे हैं। और ये मुद्दा आज भी इनके लिए सर्वोच्च सूची पे है। वो भले ही बात है कि कुरुक्षेत्र कहीं यूपी में कहीं मीटिंग के नाम पे एमएसपी कानून की जगह भावांतर पे भी समझौते होके और किसान नेता चुप रह जाते हैं। तीसरा मुद्दा यहाँ महिला सुरक्षा का लिया गया था, जिसमें हालांकि वो अपना कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। पिताजी के जो माइनर के थे उनके बयान वापस हो चुके हैं और एक मुकदमे में ब्रजभूषण बरी भी हो चुके हैं। लेकिन महिला सुरक्षा आज भी हरियाणा में बुजुर्गों के लिए एक बड़ा विषय बना हुआ है। तो प्रदीप हुड्डा जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो 3 विषय बताए हैं यही प्रमुख रहने वाले हैं? हाँ, मुख्य मुद्दे यही हैं हमारे, जी। जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। जी। सरकार से अभी भी उम्मीद है कि सरकार कर दे तुरंत तो, लेकिन ज़रूर से ज़रूर पूरे होंगे क्योंकि अब समाज हमारे साथ है। जब आप यूपी में गाजीपुर बॉर्डर पे लड़े, आप पूरे आंदोलन में हमारे साथ थे। और जब आपने यहाँ सापला जगह को चुना तो जो लोगों का सहयोग मिला, इससे कहाँ तक सेटिस्फाइड हैं आप? नहीं, लोगों का सहयोग मिला और इस जगह को मैंने नहीं चुना। इस जगह को जींद में महापंचायत हुई थी और पंचायत का फैसला सर्वमान्य हुआ। तो उन्होंने ही 22 जून से यहाँ धरना लगाया था और उसी धरने को यहाँ सभी लोग मिलकर चला रहे हैं। आपको साथी मिले बुजुर्ग 70-80 साल के, महिला शक्तियों का भी साथ मिला, तो ये कैसा अनुभव रहा है जब आप गृह प्रदेश में आके लड़ने लगे? ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव है क्योंकि सारे साथी ऐसे लड़ रहे हैं कि इनको भर्ती नहीं होना है। ये सिर्फ समाज के लिए लड़ रहे हैं और आने वाली फसलों नस्लों की लड़ाई आज ये हमारे बुजुर्ग लड़ रहे हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं साइकिल चला के कितने? बिल्कुल हैं, दर्शन जी हमारे बीच इस शमाल गांव से हैं, यहाँ से 8-10 किलोमीटर पड़ता है, रोज साइकिल पे आते हैं वो। हाँ, 85 साल उनकी एज है और वो टीकरी बॉर्डर भी साइकिल पे जाते थे किसान आंदोलन में। और दिन में 2 बार आना हो 4 बार आना हो, वो कभी पीछे नहीं हटते, लगातार आ रहे हैं। कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा आपका? 22 ये कार्यक्रम हमारा 9-10 बजे शुरू हो जाएगा और फिर लेट तक चलेगा जब तक फैसला कोई नहीं लिया जाए। तो इसमें कौन कौन शरीक हो रहे हैं? इनमें मुख्य अतिथि सत्यपाल मलिक जी आ रहे हैं, पूर्व राज्यपाल हैं जो। और यहाँ हमारे बीच में किसान नेता अलग अलग सभी पूरे उत्तर भारत के संगठनों के, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं या और अलग साथी हैं, सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। निमंत्रण है? बिल्कुल खुला निमंत्रण है और सभी साथी पहुँचेंगे। जो खाप के नेता हैं वो भी खापों के सभी संगठन यहाँ पहुँचेंगे और पूरी भारी संख्या में यहाँ पर
एक जमावड़ा होगा और उस पे सिर्फ भाषण नहीं होगा, एक विचार रखे जाएंगे, हर व्यक्ति अपने विचार रखेगा और सभी विचारों को साझा करके एक पंचायत फैसला लेगी कि आगे हमें कैसी लड़ाई लड़नी है। तो ये जो सर्व खाप कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश धनखड़ भी इस पंचायत का न्योता देते घूम रहे हैं, तो मतलब इसमें कितने खाप पंचायत इसमें लगभग भाग लेने की उम्मीद है? उम्मीद है हमारी यहाँ पर 100 से ज़्यादा खाप पंचायतें यहाँ आएंगी और सिर्फ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी भी 3-4 दिन से इसी कार्य में लगे हुए हैं और हमारी नांदड़ खाप है, हमारी फोगाट खाप है, तो कई खापें हैं जो हमारे साथ निरंतर पिछले 3-4 दिन से कार्य कर रही हैं। अगर ओल्ड रो तक अंगड़ाई ले गया जी और ओल्ड रो तक अपने रूप में खड़ा हो गया, तो इसकी तो कराची से लेके और अफगानिस्तान तक इसकी आवाज़ जाती थी जी। शक्ति का वो केंद्र है ये। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक हैं। दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा ने घेरा हुआ है इतिहास में लड़ाका भी और लड़ाके अपने आप होते गए, क्योंकि लड़ाइयाँ दिल्ली की गद्दी को लेकर होती थी, तो निरंतर लड़ाई चलती रही और वो उस कार्य में निपुण होते गए, क्योंकि कार्य ही वो हर तीसरे दिन लड़ाई होती थी। तो ये जब निर्णय लेते हैं, ये लोगों का एक सामूहिक निर्णय होता है। निर्णय मजबूत इस वजह से होता है कि वो लोगों ने लिया है। निर्णय जब नेता लेता है वो निर्णय कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि वो नेता के द्वारा लिया हुआ है। जब सामूहिक निर्णय है, जैसे आज भारत की राजनीति की दशा कहें या हरियाणा की, वो ऐसी ही है। सरकार के साथ नेता तो हैं, लेकिन सरकार के साथ जनता नहीं है, इसीलिए सरकार में अविश्वास का भाव पैदा होगा। आपने कहा कि मुद्दा जब किसान नेता से बड़ा हो जाए, जब जनता में परसेप्शन चला जाए, तो उस मुद्दे को कोई दबा नहीं सकता। तो एमएसपी आज इसी तरह का मुद्दा बन चुका है, बिल्कुल है। जहाँ आप 6640 रुपये उसका सूरजमुखी का भाव था, वहाँ भावांतर के नाम से डीसी और उपायुक्त एसपी तो चुपचाप कह सकते हैं कि उचित दाम भावांतर दे दिया गया, अगले दिन मुख्यमंत्री डिनाइल कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके अंदर वो टीस है कि भाई जो एमएसपी पे था, एमएसपी पे हम खरीद करेंगे, ये कहते हुए सरकार आज भी पीछे हट रही है? देखिए, हमारा धरना आज भी जारी है। अगर सरकार एमएसपी पे खरीद कर ले और अग्निपथ योजना को हटा दे तो हम धरना भी उठा लेंगे। और एमएसपी सरकार द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन धोखा भी बार बार सरकार ही देती है। तो किसान के पास लड़ने के अलावा चारा क्या बचा है? अगर सरकार धोखा ना दे और एमएसपी तुरंत दे दे, भावांतर या कुछ और ये ना करते हुए, तो बड़ा अच्छा होगा। किसान भी समृद्ध होगा, तो देश भी समृद्ध होगा। पैरेलल रेमेडी पे कुछ किसान नेताओं को चुपचाप करा दिया जाता है, उनकी रिहाई के नाम पे चुप करा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से पहले जब भी किसान इकट्ठा होके किसी फसल के लिए खड़ा होगा, तो अल्टरनेट जो रास्ते दिए जा रहे हैं, ये एमएसपी कानून में बहुत बड़ी बाधा नहीं देख रहे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी बाधा, क्योंकि चुनाव तो यहाँ चलते रहते हैं और चुनाव नेताओं का काम है, पार्टियों का काम है, वो कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। लेकिन किसानों को अपनी फसलों और नस्लों को बचाना है। किसानों को ये देखना है कि एमएसपी कैसे मिलेगी। आप खेती कहाँ पे करते हैं? मैं खेती अपने गांव में, राजस्थान में भी है। हाँ बिल्कुल करते हैं। भूमि अधिग्रहण का वो कानून पास करा दिया गया जब बॉर्डर पे किसान बैठे थे कि आपकी बगैर नोटिस 24 घंटे में ज़मीन कब्जे में ली जाएगी। 5 गांव बसाने के ऊपर केएमपी के साथ सापला और बहादुर में एक गाँव में 26 गाँव को यहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा। तो किसानों की ज़मीन नहीं बचेंगी, गाँव नहीं बचेंगे। यदि इसी गति से किसान बढ़ते रहे तो कहाँ बचेगा अस्तित्व? ये तो सरकारों का काम होता है डराना। सरकार डरा रही है, प्लानिंग आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। 1,29,000 एकड़, मैं आपको डेटे के साथ बताता हूँ, पिछले 20 साल में जमीन एनसीआर में हरियाणा की एक्वायर हो चुकी है। लेकिन जिन दादा चौधरी छोटूराम के नीचे हम बैठे हैं, इन्होंने 42 लाख हेक्टेयर धरती किसानों की कॉरपोरेट से छुड़वाई थी। किसान तो अपनी धरती ले लेगा, लेकिन ये जो सरकार, और क्या कहूँ, सरकार के कुछ चुनिंदा बिके हुए नेता, मैं उन्हें कहूँगा, वो सिर्फ अपनी ओछी राजनीति के लिए किसानों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको जमीन अधिग्रहण और ये लग रही है, किसान डरने वाला नहीं है। मेरी ऊपर वाली पीढ़ियों ने, दादा परदादाओं ने भी लड़ाई लड़ी और आने वाले भी लड़ेंगे, लेकिन किसान की लड़ाई निरंतर है और उसकी जमीन को कोई छीन नहीं सकता। आपसे 9 किलोमीटर पे एक धरना चल रहा है यहाँ पे केएमपी पे। हाँ मांडोठी, मैं वहाँ बिल्कुल गया हूँ, हम पूरे धरने की टीम गई है। सीएम ने उनको वार्ता पे बुलाया है जी, क्योंकि उनके पूरे हरियाणा बंद की कॉल थी कल। जी। तो क्या लगता है आपको, कुछ सकारात्मक निकल के आएगा? बिल्कुल निकल के आएगा, ये जरूर मानेगी सरकार, क्योंकि आने वाला समय आपने बताया वर्ष जो है 2024 चुनाव का है, और अगर सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी?
सरकार को सुननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार को चुनाव जीतना तो है। जब तक ये सरकार को आसान काम नहीं लगता, जब तक ऐसे किसान नेता होंगे जो किसी मोमेंट पे समझौता कर लेते हैं, 2000 तक इसी तरह समझौते चलते रहे और मुद्दों से किसान इसी तरह जलता रहा, विस्थापित होता रहा, उसके मुआवजे नहीं मिले, उसकी फसल को भाव नहीं मिला, तो सरकार के लिए नेता तो एक ही फ़ायदे की चीज़ हो गए हैं कि टेबल पे लाओ इनसे, इन्हीं के मुंह से कहलवा दो कि भाई आपको भाव मिल गया, एमएसपी की जगह भाव अंतर पास कर दो, ज़मीन अधिग्रहण की जगह किसान नेताओं पे सहमति बना लो। तो सरकार को किसान और बीच में ये किसान नेता बाधा बन के, या ये छोटू राम जैसे इंटीग्रिटी वाले नेता तो अब नहीं है, लेकिन क्या वो इंटीग्रिटी इस जगह पे बैठ के इन नेताओं के अंदर लगेगा आपको कुछ शर्म आएगी इस चीज़ की कि किसान पीछे नहीं हटता, हाईवे तक जाम कर देता है, एक पोल पे 10,000 20,000 किसान इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनके मुद्दों पे जिस तरह के सेटलमेंट करके निकलते हैं, तो क्या इस तरह के धोखे होते रहे तो क्या कुछ औचित्य रहेगा किसान पंचायतों का? एक बहुत पुरानी कहावत है शमशेर जी, जी। कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रक्शन। जी जी तो आज समस्याएं आई हैं तो नेता भी आएंगे, जी। आप चिंता मत कीजिए। जी। ये जो नेता अभी पिछले 2-3 साल में निकल कर आए किसान आंदोलन के दौरान, जी। ये पहले तो नहीं थे। जी। इनमें कुछ चुनिंदा नेता कहेंगे हम, बाकी तो किसान आंदोलन से निकले। अब किसानों के सामने फिर समस्याएं हैं, फिर नेता निकलाएंगे, लेकिन समस्याओं का हल होगा। आप चिंता मत कीजिए कि समस्या का हल नहीं होगा। 3 काले कानून जैसे वापसी हुए हैं, ऐसे ही अग्निपथ भी वापसी होगी और एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। तो आप हरियाणा की तरफ से हम आश्वस्त हो सकते हैं कि टेबल पे यदि सरकार के साथ आप आए तो आप दादा छोटू राम की इंटीग्रिटी के साथ, जिन्होंने कहा था कि जितनी देर मेरे दांत घिसाई किए हैं ये भाव भी जोड़ दीजिए, क्या इस सेंटेंस के साथ आप हरियाणा की टेबल पे मुद्दों के लिए बैठने के लिए आप पे भरोसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं और करेंगे। आप देखिए 2 नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं, चौधरी छोटू राम और चौधरी चरण सिंह जो थे, वो इसी चीज में एक्सपर्ट थे। उन्होंने, एक ने अंग्रेजों को मना कर दिया था, जाओ भाई भाव मिलेगा तो यही मिलेगा और इसी पे होगा। और ऐसा ही जब चौधरी चरण सिंह जी जिला अध्यक्ष होते थे, प्रधानमंत्री थे नेहरू, उन्होंने तभी डिनाई कर दिया था कि किसानों के लिए होगी तो होगी। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि सारे मोदी के जैसे सांसद गुलाम है, वो सिस्टम नहीं था। वो नेता निकल के आएंगे। क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। आपने 2 नेताओं की बात की और आज जो आप नेता देख रहे थे, जो आंदोलन को जब एमएसपी का मुद्दा आया, पंजाब में चुनाव के लिए सीएम बनने चले गए थे, कभी टीआर के साथ चले गए थे, कभी रज्जेवाल यहाँ छोड़ के चले गए थे। वर्तमान में कोई किसान नेता नजर आता है कि जिनके अंदर छोटू राम वाला दर्द हो, चरण सिंह वाली पीड़ा हो? जो यहाँ मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत हूँ। आपसे जानना चाहता हूँ, हाँ, नजर आता है क्या? बिल्कुल आते हैं। जो ये नेता भी चुनाव लड़ने गए थे तो इनको भी जीतना चाहिए था। किसान जिताएं, कम से कम इनसे पीछा छूटेगा जो आज की बीजेपी आरएसएस की सरकार है। किसान आंदोलन से निकले हुए चेहरे किसानों के लिए राजनीति में आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। असली ताकत उस जनता के पास है या 5 साल के उस पद के पास है? असली ताकत जनता के पास है, लेकिन वो क्यों नहीं लड़ना चाहते? वो जनता के लिए लड़ रहे हैं ना, लेकिन उन 5 सालों में जो सरकार बन रही है, जनता के हितों की रक्षा तो वही करेगी। अगर चौधरी चरण सिंह जी ना चौधरी छोटू राम जी यूनियनिस्ट पार्टी बनाकर और वहां नहीं पहुंचते तो कैसे तो भागड़ा डैम बनता और कैसे किसानों की जमीन छूटती। जो आप लोकदल की जो प्लेटफॉर्म, उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा। मैं कह रहा हूँ आज के टाइम में कौन से ऐसे नेता नजर आ रहे हैं जो फुल टाइम किसानों के मुद्दे पे और प्रायोरिटी के साथ पूरा अपना करने के लिए डेडिकेटेड है? ये तो आपने कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन कर दिया। जो किसानों के मुद्दे पर लड़ रहा है ना, वो आपको नजर नहीं आएगा। नजर आ रहा है, और जो नजर आएगा वो किसानों के मुद्दे पर लड़ता नहीं पाएगा। तो हम क्लैरिटी चाहते हैं, यही क्लैरिटी, क्योंकि किसान आंदोलन के लिए और किसानों के लिए लड़ने वाला आपको जमीन में बैठा हुआ कहीं ना कहीं मिलेगा। और 75 पार का या कुछ और नारा देने वाले वो राजनीति करते हुए लगे। मैं इन दर्शकों में से कुछ बुद्धिजीवी भी सुन रहे हैं, ओपिनियन लीडर भी सुन रहे हैं, कई राज्यों के किसान भी सुन रहे हैं। यदि इस मंच पे उन किसानों से जिन्होंने अपनी इंटीग्रिटी सरकार की टर्म पे गिरवी रखी है, बार बार धोखे दिए किसानों को, यदि खापों की उपस्थिति में या उनसे सवाल किए जाएं तो ये वो प्लेटफॉर्म मिलेगा क्या 22 तारीख को, जिसमें हम गुरनाम से ये पूछ सकें कि तेरी रिहाई के लिए हम वैसे भी पहुंच सकते थे वहाँ पे, लेकिन तूने फिर अपना बेल बॉन्ड भी भरा और तूने जो है भावांतर का था उस पर भी एमएसपी का तो तेरी टीम ने वहाँ गलत किसानों को संदेश दिया। क्या ये गलत था? क्या इस तरह के सवाल जब हम यहाँ किसान लीडर से पूछें
तो क्या ये मंच इस तरह की स्वायत्ता यहाँ देगा? ये महापंचायत किसानों की है, जी। ये महापंचायत महिलाओं की है, यहाँ नेताओं की नहीं लेकिन है। खाप तो यहाँ तय कर सकता है ना। हाँ बिल्कुल, जब कोई विचार मैंने कहा यहाँ हर किसान का, हर छात्र का, हर महिला का, सबका बराबर का अधिकार है। यहाँ नेताओं का नहीं है, यहाँ किसानों का अधिकार है। जो मुख्य अतिथि हमारे आ रहे हैं सत्यपाल मलिक जी, वो भी इसलिए आ रहे हैं कि वो अब गवर्नर नहीं है, वो किसानों की बात उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब उनके पास मौका था, जब वो राज्यपाल की सीट भी उन्होंने नहीं छोड़ी थी, जब उनको पता लगा कि तेरा आवास भी छीन लिया है और जो हाथी पे बैठने की जिसको आदत है, यदि उस टाइम पे प्रखर होते उस राज्यपाल की सीट को वो लात मारते, तब वो अगर लोगों के बीच में आते कि देश खतरे में है, सेना को शहीद कराया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है, ये देश खतरे में है, तो उनकी इंटीग्रिटी बियॉन्ड द डाउट होती। लेकिन आज वो दोबारा से लोगों में उनकी जो इंटीग्रिटी है वो अब भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ी करती है कि तब चुप क्यों थे? देखिए, नेताओं के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगते हैं, लेकिन आप उनके पुराने भी भाषण देखेंगे। जब वो थे किसान आंदोलन के दौरान वो गवर्नर थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसानों के लिए हमेशा बात की और रखी। तो ये सरकार उन्हें नहीं निकाल पाई, या क्यों नहीं निकाल पाई, या बाद में निकाला। आज जब उनको हटा दिया है, आज वो 2 कमरे के फ्लैट में रह रहे हैं, अनुभव मिलेगा। तो हाँ, अनुभव हमें चाहिए, क्योंकि लड़ाई किसानों की है और किसान ही लड़ेंगे। हाँ जी, आपका परिचय? रणवीर सिंह है मेरा। जी जी। गाँव गढ़ी छापला जी। जी जी। हाँ जी। आप दादा छोटूराम के परिवार से किस तरह जुड़े हुए हो? मैं छोटूराम के 7वीं 8वीं पीढ़ी से जुड़ा हुआ हूँ, और बिल्कुल मेरा और उनका घर से बिल्कुल साथ है। बताएंगे क्या एक ही ब्लड से हो आप? हाँ, बता दिया, 7-8 पीढ़ी से जो है ना, एक ही ब्लड से हैं। छोटूराम के पिताजी का क्या नाम था? खुशीराम था जी। और जो आपके दादा थे उनके क्या संबंध था उनसे? मेरे दादा जो है उनके जो है भाई लगते थे। अच्छा, भाई थे उनके। हाँ। तो आप उनके परिवार के अंतिम वारिस हैं? हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ, जब हुड्डा साहब जैसे पढ़े लिखे डेडिकेटेड युवा, आज इनके पास बुद्धि भी है, कौशल है, किसी भी सेक्टर में जाके कुछ भी चमत्कार कर सकते थे, आज ये जनता के मुद्दे पे मिट्टी से खड़े होके, और छोटूराम का एमडी यूनिवर्सिटी में देखा होगा, तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है, ही मेक्स अस मैन फ्रॉम द सैंड। उन्होंने रेत से उठा के हमें मानव का जीवन दिया, यानी कि उससे भी बदतर किसानों की हालत थी। तो जब ये शक्ति सतल बन गया, आपके गांव ने यहाँ ज़मीन डोनेट की, तो यहाँ जब भी आते हैं ताले नज़र आते हैं, जिन पे आज पुस्तकालय चलना था, या उन पे डॉक्यूमेंट्री फिल्में चलनी थी, यहाँ लंगर चलने थे, किसान विश्राम गृह यहाँ बनना था, और जिस भी किसान को पीड़ा होती तो एक बड़ा सेंटर ये बनना था। तो क्यों आपके लोगों ने उसकी विरासत को एक राजनेता के हाथ में सौंप दिया? ऐसा जी, ये जो है गांव ने जो ये ज़मीन दी थी जी, ये जो छोटूराम की जो उसने बताए रास्ते जो किसान और कमेरे को उठाया था जी, वो एक राजनीति को उस वंशी से था, इसलिए उसके ऊपर विश्वास था, इसलिए दी थी। जी। लेकिन लोगों ने पता लगा कि भैया कुछ नहीं होने जा रहा है, और कई बार यहाँ बातचीत भी हुई, उनसे आमने सामने भी हुई है। वो हाँ तो भर लेते हैं, लेकिन वो अपना राजनीति फायदा उठाते हैं, वो अपनी इन चोर साहब के वंशी से वो फायदा उठाते हैं, लेकिन इनकी कोई भी वो उस पर नहीं चलते, अमल नहीं करते। मैंने 2 क्वेश्चन उठाए थे आपके पिछले इंटरव्यू में। हाँ जी, उठाए थे। मैंने कहा था कि 2 उसके वंशज निकले थे, एक भूपेंद्र हुड्डा, दूसरा वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर साबित हुआ है हुड्डा। भाईचारे के नाम पे इन राज्यों ने, इन जिलों ने साथ दिया, सोनीपत, रोहतक, झज्जर। जमीन अधिग्रहण में बादली में रिलायंस की दलाली, और यहाँ कॉरपोरेट की दलाली, जितने जमीन घोटाले हुड्डा के टाइम में कभी तक नहीं हुए। दादा छोटूराम को याद किया जाता है कि हमारे ज़मीन बचा के हम मालिक बना दिए, हम जो किराएदार के स्टेटस पे थे मालिक बना दिए। और इनके हाथ में जब सांसद की सीटें आई, मुख्यमंत्री की आई, तो इन्होंने किसानों की ज़मीन नहीं छोड़ी। इसी तरह उसने आपके जो देवता था आपका, अपने साथ वहाँ पॉलिटेक्निकल के लगती ज़मीन थी, वो नोटिस करके कब्जा ली, उसको हाई कोर्ट में केस किया गया। कितनी ज़मीन ने उचाना में वहाँ कब्जाने की कोशिश की। तो ये तो ज़मीन के किसान के लुटेरे बन गए, वंशज कहाँ रह गए? ये तो अपनी राजनीति करते हैं, और इन्होंने तो ज़मीन लूटी है, जो कुछ भी किया है ये इनके जो है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, न कि किसी किसान किसी गरीब का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे।
छोटराम की जो रास्ता था उस रास्ते से ये अलग है। ये तो राजनीति करते, वो तो राजनीति में होते, किसान की, कमेरे की, गरीब की, दलित की, सबकी सोचते थे। और उसके दिल में टीस रहती थी, जब तक ये इसको मैं पूरा इसका हक नहीं दिला दूंगा तक तो मैं शांति से नहीं बैठूंगा और मैं सारी जिंदगी जो है किसान और कमेरे की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये जो आपकी अगली पीढ़ी है, जो आपके बच्चे, वो छोटू राम ने क्या संघर्ष किया, क्या जीवन था उनका, उनके बारे में जब तक पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो कैसे जान पाएंगे कि हमारे यहाँ से किस तरह की हस्तियाँ पैदा हुई हैं। तो आज उन पे ताले पड़े रहते हैं, उन संग्रहालय पे। आपको आज गाँव-गाँव बुलाया जा रहा था, जो लान के जो 4 गाँव यहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है। आपके गाँव में पंचायतें हो रही हैं, तो एक ट्रस्ट भी यहाँ के लोगों ने रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया चला ली है। तो सरकार जो सुन रही है, आपकी क्या मांग है उनके लिए? हमारी यही मांग है, जो ये स्थल है इसको हमें राजनीति से मुक्त करा कर, एक बहुत बड़ी कमेटी बन गई है 45 आदमियों की, और उसमें राजनीति ना हो गए, इसके लिए जो हमारे चेयरमैन साहब ने बताया था, अगर शिक्षा के लिए, और ये दूसरा अपना किसान की समस्याओं के लिए और नशा मुक्ति के लिए। मैं कहता हूँ पंजाब के किसान आ जाते हैं 250, हाँ जी, 250 राजस्थान के आते हैं, इसी तस्वीर की और इसी विरासत विचारधारा की शरण लेंगे वो। इसी के लिए आज जब किसान मर रहा है तो छोटू राम के अलावा और कोई रास्ता दिखाई देता है? क्या उनके रहने के लिए जब 4 एकड़ जमीन दे दी, इसमें उनके पैर रखने की जगह नहीं, रुकने की व्यवस्था नहीं, या उनके लंगर की कोई व्यवस्था नहीं, तो क्या सड़क पे खड़े रहेंगे वो आपके दरवाजे? ऐसा है जी, वो ये इस एरिया के लिए शर्म की बात नहीं होगी क्या? बिल्कुल है, ये आप ठीक पूछ रहे हैं। ये जमीन 9 एकड़ जो है गांव ने दे रखी है, 9 एकड़ जमीन दे रखी है जी। लेकिन यहाँ राजनीतिक जो है, अब वही बात आ गई, वीरेंद्र सिंह राजनीति कर एक विचार मंच अपना बना रहे थे, छोटराम विचार मंच, वो तो राजनीति करे। लेकिन अभी गाँव ने जो है कई साल से ये पता लग गया भाई यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस चारों गाँव ने ये फैसला करे, कमेटी बनाई और इसको रजिस्टर्ड करा रहे हैं कमेटी को। जब ये कमेटी हो जाएगी तो इसको हम उस राजनीति से छुटा कर और एक गांव के अंदर जो है इसके विकास के लिए, एक नई जो व्यवस्था के लिए काम करेंगे। जो आपका गांव फैसला लेके उसको पेपर पे रख के, हाँ जी, वो सरकार तक पहुंचे, क्या उसकी तैयारी आप करेंगे? हाँ, उसकी जरूर तैयारी करेंगे। एक सूत्रीय मांग आपकी चले और जो प्रस्तावित पंचायत में उसमें ये मुद्दा बने। हाँ जी, और जब आपसे मुद्दा बनेगा तो चिट्ठियां भी खापों में पाड़ी जाएंगी, और कोई ताकत नहीं कि जिस गाँव ने 9 एकड़ दी हो उसकी विरासती वहाँ पे डेड की जा रही हो। एक राजनीतिक पार्टी के हाथ में वो संस्था नहीं खेल सकती, वो किसानों की विरासत है। तो मैं ये आश्वस्त कर दूं उन हज़ारों किसानों को कि किसान स्थल जो छोटू राम धाम है वो किसानों के वर्चस्व में रहे, किसानों की मैनेजमेंट में रहे। उसके लिए उनके पैतृक गाँव से आज एक आवाज़ उठनी शुरू हो गई है, और MSP कानून का यदि यहीं से शंखनाद साथ में होता है तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल होने वाली है। और ये उनके जीवित आखिरी वंशज हमारे पास, हमारे बीच हैं, और इनकी एक अंतिम इच्छा दिल में ये है कि जो मेरे पुरखों ने किसानों के लिए रास्ता लिया था, आज वो किसानी खतरे में है। यदि दोबारा मेरे इस गांव की ज़मीन से किसान शक्ति एकत्रित होती है या कोई भी आंदोलन यहाँ से उठता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इसकी पहल यहाँ से 22 तारीख को होगी। दोबारा से मैनेजमेंट, जैसे सरदारों के लंगर होते हैं, खालसा के पूरे विश्व में चलते हैं, तो यहाँ भी जब हमारी फसल होती है, हम जो अपना भूसा होता है या गेहूँ होता है वो किसी धार्मिक स्थल पे डालते हैं। तो इससे बड़ा धार्मिक स्थल क्या होगा यदि ये यहाँ के लोग इसका प्रबंधन ले लें। तो एक चलती फिरती हर समय 15-20 आदमी यहाँ लंगर भी लेके जा सकते हैं, 100-150 किसान भी रुक सकते हैं। तो इस स्थल के बनाने का इस गांव का ये उद्देश्य था, जिससे आज ताले लगा दिए गए हैं, सरकार ने जर्जर हालत में है और उनकी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। सिर्फ एक तस्वीर से प्रणाम करके प्रधानमंत्री जी एक वर्ग को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। तो इसी विषय पे यहाँ एक बड़ी पंचायत हो रही है, इसमें आप आइए। और ओलान खापकी ने जो ये पहल की है, यहाँ पे 4 गांव के भाईचारे ने ये फैसला लिया है। आज इनके पास युवा लीडर भी हैं, प्रदीप हुड्डा जैसे, और वो बुजुर्ग हैं जो 35-35 किलोमीटर साइकिल पे आके यहाँ इस मांग पे 1 साल से जुटे हुए हैं। लेकिन साथ देने की ज़रूरत है। तो सरव खापकी और हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों की, सभी सामाजिक संगठनों की, तो क्या इस छोटू राम की विचारधारा उस स्थल को क्या किसान आज़ाद करा पाएगा? क्या MSP पे एक बार दोबारा पुनर्समीक्षा के साथ यहाँ से एक बड़ी हुंकार लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या अग्निवीर
जिसकी अलग से एक पेटिशन सुनवाई करके ज़्यादातर पेटिशनें डिसाइड कर दी गई, लेकिन अग्निवीर के पता लगा कि कुछ साथी छोड़ के आ रहे हैं वहाँ पे। हाँ, जो गांव में लगे हैं वो कुछ लोग कई गांव में हैं, अलग अलग गांव में, जैसे अभी शिमली गांव है, वहाँ 4 में से बता रहे हैं कि 3 लोग छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि उनको वहाँ वो प्राउड मिलता ही नहीं है। क्योंकि आर्मी की जो जॉब होती है वो प्राइड के लिए की जाती है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं किसी, क्योंकि आर्मी की जो विंग्स हैं वो विंग्स ही उन्हें लेने से मना कर देती हैं कि हम 4 साल के लिए नहीं, क्योंकि कैसे होगा 4 साल में, वो खुद ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ जब भी हमारे यहाँ कोई शहीद आता है तो उसका छोटा बच्चा चाहे साल का है 2 साल का है, वो कहता है हाँ पापा मैं भी फौज में बनूंगा। उस समय उसका मतलब जॉब नहीं होता, एक प्राउड होता है कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। फीडबैक नेगेटिव आने बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो मैं अपील अपने उस मीडिया वाले भी उन सीनियर जर्नलिस्ट से करना चाहूँगा, जितने वहाँ अग्निवीर को छोड़ के वापस आ रहे हैं, इन पे स्टडी कीजिए, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और इसका एग्जीक्यूशन उसी सुप्रीम कोर्ट की जो एक पेटिशन बची हुई है उसमें एक एविडेंस डॉक्यूमेंट के तौर पे भी लग सकता है। और यहाँ जो पंचायत होगी उन परिवार के आदमियों को भी बुलाएंगे जो बीच में छोड़ के जो युवाएँ हैं, उनके अनुभव भी हम लोगों को सुनवाएंगे। तो ये जो यहाँ से जो मैंडेट जाएगा वो भी एक रिपोर्ट बन के शामिल हो। और आर्मी जैसे संस्थान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, हरियाणा पंजाब का हर तीसरे चौथे घर से एक सेना में होता है, तो सेना और देश के स्वायत्ता सुरक्षा के लिए इस पंचायत में बड़ा मुद्दा रखा गया है। किसान और किसानी जिससे हरियाली से हरियाणा बना है, आज संकट में है। वो एमएसपी कानून से कम कहीं डाइवर्ट ना हो और 2024 में चीरता हुआ सवाल निकल जाए, इसके लिए यहाँ गैर समझौतेवादी ये चेहरे दिखाएंगे। आप ये बुजुर्ग ये समझौता करना नहीं जानते, ये मुद्दे को समझते हैं और डटना जानते हैं। ये यहाँ विचार मंथन गोष्ठी चलेगी, इसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। इस प्रायोजन के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान।